तो इस फिल्म की शुरुआत एक लड़की आइरिस से होती है जो सुपरमार्केट में ग्रोसरी खरीद रही होती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उसे काफी अट्रैक्टिव लगता है। वो लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन इतना नर्वस होता है कि सब बिगाड़ देता है। दोनों हंस पड़ते हैं और वो लड़का अपना नाम बताता है, जॉश। आइरिस की आंख खुलती है, पता चलता है ये एक सपना था। जॉश उसे एक दोस्त के घर छोड़ने जा रहा होता है। दोनों कुछ वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और उनका प्यार दिखाई देता है। जब वो पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये एक छोटा घर नहीं बल्कि एक बड़ा मैंशन है। अंदर जाने से पहले आइरिस जॉश से कहती है, तुम्हारे दोस्तों को मैं पसंद नहीं और मैं जरूर कोई ऐसी बात बोल दूंगी जो तुम्हें शर्मिंदा कर देगी। जॉश मुस्कुराता है और कहता है, तुम एक अच्छी लड़की हो, बस स्माइल करो और अच्छे से बिहेव करो, सब ठीक रहेगा। जॉश की दोस्त कैट दरवाजा खोलती है और उसका स्वागत करती है, लेकिन आइरिस के साथ उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता। अंदर जाते ही दोनों इलाई और उसके बॉयफ्रेंड पैट्रिक से मिलते हैं। वहाँ एक रशियन आदमी सर्गे भी होता है जो कैट का बॉयफ्रेंड है और मैंशन का मालिक भी। सर्गे आइरिस को अजीब तरीके से देखने लगता है जो उसे काफी अनकंफर्टेबल कर देता है। आइरिस थोड़ा अजीब महसूस करती है और एक बहाना बना के अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर शावर के लिए रेडी होती है, लेकिन तभी उसके लगेज में एक पेन ड्राइव दिखाई देती है। वो उस पर ध्यान न देते हुए सीधा शावर लेने चली जाती है। डिनर के दौरान पैट्रिक बताता है कि उसकी मुलाकात इलाई से कैसे हुई। आइरिस कैजुअली पूछती है, तुम्हें कब लगा कि इलाई ही वो इंसान है जिसके साथ तुम्हें रहना चाहिए? पैट्रिक बिना सोचे मुस्कुरा के कहता है, पहली नजर का प्यार था। आइरिस एक पल के लिए चुप रहती है। उसके लिए भी जॉश से मिलना कुछ ऐसा ही था। डिनर के बाद जॉश, आइरिस और कैट बात कर रहे होते हैं जब कैट बताती है कि सर्जे की एक वाइफ है। ये सुनकर आइरिस चौंक जाती है और कैट से पूछती है कि क्या उसे सर्जे से प्यार है। कैट कहती है कि वो बस उसके साथ है, जैसे एक खिलौने की तरह बिहेव करती है और बदले में जो चाहती है वो उसे मिल जाता है। आइरिस पूछती है कि वो उसे पसंद क्यों नहीं करती, तो कैट बिना झिझक के कहती है, तुम जैसे लड़कियां मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। बाद में सब डांस करने लगते हैं और आइरिस देखती है कि जॉश कैट से बात कर रहा है। ये देखकर वो अंदर ही अंदर जलन महसूस करती है और जॉश को तुरंत कैट से दूर खींच लेती है। रात को वक्त साथ बिताने के बाद आइरिस जॉश से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। जॉश बहुत थक चुका था। वो कहता है कि वो सो जाए। अगली सुबह जब सब स्विमिंग के लिए रेडी होते हैं, जॉश कहता है कि उसका हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है, इसलिए वो नहीं जा पाएगा और आइरिस को अकेला जाने के लिए कहता है। आइरिस कहती है कि वो भी नहीं जाएगी, लेकिन जॉश उसे जबरदस्ती भेज देता है। जैसे ही वो निकलती है, जॉश अपनी पेन ड्राइव निकालकर फोन से कनेक्ट करता है। दूसरी तरफ आइरिस लेक पर जाती है, लेकिन अपनी पॉकेट में एक छुरी मिलने पर चौंक जाती है। तभी अचानक सर्जे का कॉल आता है। वो पहले से ही वहां मौजूद होता है। सर्गे उससे गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका बिहेवियर फिर से अजीब होने लगता है। फिर वो आइरिस को एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन आइरिस मना कर देती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। सर्गे उसे मैनिपुलेट करता है और कहता है कि वो उनकी होस्ट है और कम से कम उसकी इज्जत तो करनी चाहिए। आइरिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो कुछ वक्त उसके साथ बिताने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर सर्गे उससे कहता है कि वो उस पे सनस्क्रीन लगाए। आइरिस थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन आखिरकार राजी हो जाती है और उसे सनस्क्रीन लगाने लगती है। सर्गे अचानक आइरिस का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ कुछ ज्यादा ही चिपकने लगता है। आइरिस उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि उसका वजूद सिर्फ इसी काम के लिए बना है। फिर वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जबकि आइरिस बार बार उससे गुजारिश करती रहती है कि वो उसे छोड़ दे। दूसरी तरफ सब लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं जब अचानक आइरिस वहां आती है। उसके कपड़े खून से भरे होते हैं। ये देखकर सब डर जाते हैं। आइरिस घबराते हुए कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन सर्गे उसके साथ कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। घबराहट में उसने उसे धक्का दिया, जिससे सर्गे का सिर एक पत्थर से टकरा गया, लेकिन वो उठ खड़ा हुआ और भी गुस्से में आकर उस पर जबरदस्ती करने लगा। तभी आइरिस के हाथ छुरी लग गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने सर्जे को छुरी मार दी। वो रोती है और जॉश से कहती है कि उसे इतना डर लग रहा था कि कहीं कोई और आदमी उसके साथ वैसे ही ना करे, इसलिए उसने ये सब किया। लेकिन तभी अचानक जॉश उससे सिर्फ एक बात कहता है, आइरिस सो जाओ। उसके ये कहते ही आइरिस की आंखों का रंग बदलने लगता है और सच सामने आता है। आइरिस असल में एक रोबोट है। जॉश ने आइरिस को एक कुर्सी से बांध रखा होता है और ये सोच रहा होता है कि अब आगे क्या करे। तभी इलाई वहां आता है और बताता है कि कैट इस पूरी हादसे से काफी परेशान है, लेकिन इलाई सबसे ज्यादा इस बात पर हैरान होता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, क्योंकि सारे रोबोट्स में एक सेफ गार्ड होता है जो उन्हें किसी को मारने से रोकता है। जॉश कहता है कि ये कोई ग्लिच होगा और बस पुलिस को बुलाकर आइरिस को उनके हवाले करना सही रहेगा। फिर वो सबको रूम से बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वो आखिरी बार आइरिस से अलविदा कह सके।
वो आयरिस को जगने के लिए कहता है और जैसे ही वो होश में आती है वो जॉश से कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही। जॉश उसकी बात सुनता है और कहता है कि उसे पता है क्योंकि आयरिस झूठ बोल ही नहीं सकती, उसके प्रोग्रामिंग में झूठ बोलना लिखा ही नहीं गया। आयरिस ये सुनकर चौंक जाती है। ये उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो एक रोबोट है, क्योंकि कंपनीज इन्हें ऐसे ही डिजाइन करती हैं। आयरिस कहती है कि ये झूठ है, लेकिन जॉश उसके अलग अलग फंक्शंस दिखाता है जो प्रूफ करते हैं कि वो असल में एक रोबोट है। फिर वो उसे सच बताता है। आयरिस को उसने खरीदा था सिर्फ एक कंपेनियन रोबोट की तरह। उनकी पहली मुलाकात भी एक प्रोग्राम्ड सिनारियो था जो उसके सिस्टम में ऑलरेडी सेट था। वो एक कंपनी से खरीदी गई थी जिन्होंने जॉश को उसे इस्तेमाल करने के लिए पूरी गाइडलाइंस दी थी। जॉश को कहा गया था कि उसका पर्सनल डेटा आयरिस के प्रोग्रामिंग में डाल दिया जाए ताकि वो उसके बारे में हर एक डिटेल जान सके। फिर उसने अपना चेहरा उसके सामने रखा, जिससे आयरिस ने उसे अपना प्राइमरी ह्यूमन रजिस्टर कर लिया। आयरिस इस सच्चाई को समझ नहीं पाती और कहती है कि उसके अंदर अलग अलग इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन जॉश सिर्फ एक ही बात कहता है, ये सिर्फ उसकी प्रोग्रामिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आयरिस कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है कि चाहे वो रोबोट ही क्यों ना हो, वो सिर्फ जॉश की है। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, बस उसे अलग मत किया जाए। इतने में कैट वहां आ जाती है। वो जॉश को एक रोबोट से ये सब बातें करते देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जॉश आयरिस को वहां छोड़कर चला जाता है कैट के साथ। आयरिस की नजर जमीन पर पड़ी छुरी पर पड़ती है और वो तुरंत नीचे गिरती है ताकि उसे उठा सके। दूसरी तरफ हमें यहाँ पता चलता है ये सब एक प्लान था जो जॉश और कैट ने मिलकर बनाया था। जॉश कहता है कि अब उनके पास सेलिब्रेट करने का एक बड़ा रीजन है। जॉश बाहर जाता है, लेकिन जैसे ही वो आयरिस को नीचे पड़ा देखता है उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो उसके पास जाकर चेक करता है, लेकिन आयरिस अचानक उसके गले पर जोर से घूंसा मार देती है और वहां से भाग जाती है। जॉश इलाई को बताता है कि उसने आयरिस के प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ की थी और उसकी एग्रेशन लेवल को बढ़ा दिया था ताकि वो सर्गे को मार दे। तभी कैट एक और बड़ी सच्चाई सामने लाती है। सर्गे के पास $12 मिलियन का कैश छुपा हुआ था। अब वो पैसा सिर्फ उनका होगा। एलिज कहता है कि वो पुलिस के सामने उनकी कहानी को सपोर्ट करेगा, लेकिन अब पैसा 4 लोगों में बांटना पड़ेगा। तभी जॉश एक और सच रिवील करता है, पैट्रिक को कोई शेयर नहीं मिलेगा क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। एली पैट्रिक को सो जाने के लिए कहता है और तब एक और बड़ा राज सामने आता है, पैट्रिक भी एक रोबोट है। जॉश बिना किसी फिक्र के कहता है कि इलाई एक नए मॉडल का रोबोट ले सकता है, लेकिन इलाई साफ कहता है कि उसे पैट्रिक से सच्ची मोहब्बत है। कैट प्रैक्टिकल होकर कहती है कि सबसे बेहतर डील ये होगी कि पैसा 3 हिस्सों में बांटा जाए। इलाई थोड़ी देर सोचता है, फिर मान जाता है। उसके बाद वो सर्जे की बंदूक उठाता है और चारों मिलकर आयरिस का शिकार करने निकलते हैं। दूसरी तरफ आयरिस जंगल में भाग रही होती है। उसके पास जॉश का फोन होता है और उसे एक आइडिया आता है। वो फोन खोलती है और अपने प्रोग्रामिंग सिस्टम को एक्सेस करती है। वो अपने फंक्शंस को देखना शुरू करती है और धीरे धीरे अपनी इंटेलिजेंस को 100% तक बढ़ा लेती है। अभी चारों लोग जंगल में अलग अलग हो गए हैं क्योंकि एक साथ सब जगह कवर करना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने 2 ग्रुप्स बना दिए। आयरिस के दिमाग में एक नया प्लान आता है। वो जॉश की कार उठाएगी और सीधा शहर वापस चली जाएगी। अचानक पैट्रिक और इलाई वहां आ जाते हैं और आयरिस एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। इलाई अब इस सबसे थक चुका होता है और कहता है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए। पैट्रिक इस बात पर कमजोर पड़ जाता है और पूछता है कि अगर वो आयरिस के जगह होता तो क्या इलाई उसके साथ भी ऐसा ही करता। फिर वो कहता है कि उसे पता है कि वो एक रोबोट है। इलाई ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन पैट्रिक कहता है कि वो सच में उसे प्यार करता है और उनके पहली बार मिलने की यादें उसके लिए उतनी ही सच्ची हैं जितनी किसी भी इंसान की हो सकती हैं। इलाई कहता है कि वो भी पैट्रिक से प्यार करता है और कभी उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। फिर वो पैट्रिक से कहता है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। पैट्रिक कहता है कि उसके मन में हमेशा एक ही दुख रहता है, इलाई से अलग होने का डर। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी अचानक आयरिस का फोन वाइब्रेट होता है और उन्हें उसके छुपने की जगह का पता चल जाता है। आयरिस भागने की कोशिश करती है, लेकिन इलाई उस पर गोली चला देता है जो चूक जाती है। फिर भी वो किसी तरह उसे पकड़ लेता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। आयरिस बंदूक पर कब्जा करने की कोशिश करती है, लेकिन इलाई उसे पहले ही पकड़ लेता है। दोनों के बीच एक जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन इस टकराव के दौरान गलती से बंदूक चल जाती है और इलाई की मौत हो जाती है। सब लोग वहां पहुंच जाते हैं और इलाई को मरा हुआ देखते हैं। आयरिस भागती है और गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जॉश उसका पीछा करता है। आयरिस किसी तरह गाड़ी के अंदर तो पहुंच जाती है, लेकिन ड्राइव करने में फेल हो जाती है क्योंकि एआई उसकी आवाज को रिकॉग्नाइज नहीं करती। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो अपनी आवाज बदलने लगती है ताकि जॉश की आवाज से मैच हो सके। दूसरी तरफ जॉश एक पत्थर उठाकर खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके करने से पहले ही आयरिस उसकी आवाज मैच कर लेती है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वो तुरंत वहां से निकल जाती है, लेकिन जॉश अभी भी हार नहीं मानता।
वो सरजे का फोन उठाता है और उसकी गाड़ी को चोरी होने की रिपोर्ट कर देता है। जैसे ही रिपोर्ट होती है, एआई गाड़ी को तुरंत रोक देता है और अंदर से लॉक कर देता है। आयरिस घबरा जाती है। तभी उसके फोन पर जॉश का कॉल आता है। वो कहता है कि वो उसके लिए बदल सकता है और अगर वो वापस आ जाए तो दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आयरिस कहती है कि अब वो बदल चुकी है, उसकी प्रायोरिटीज अलग हैं और उन्हें अब अलग हो जाना चाहिए। जॉश ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो सीधा पैट्रिक के पास जाता है और उसके सेटिंग्स बदलने लगता है। वो पैट्रिक की एग्रेशन लेवल को 100% तक बढ़ा देता है और फिर उसका रीसेट बटन दबा देता है। जैसे ही पैट्रिक रीबूट होता है, जॉश अपना चेहरा उसके सामने रखता है, जिससे पैट्रिक उसे अपना प्राइमरी ह्यूमन रजिस्टर कर लेता है। दूसरी तरफ आयरिस गाड़ी की खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक पुलिस कार वहां से गुजर रही होती है। मौका देखकर वो खिड़की से बाहर निकलने लगती है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेता है। तभी आयरिस तुरंत अपनी भाषा जर्मन में बदल लेती है ताकि पुलिस अधिकारी कंफ्यूज हो जाए। अधिकारी थोड़ा परेशान तो होता है, लेकिन फिर भी उसे रोककर उससे सवाल करने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर गाड़ी के अंदर पड़े खूनी छुरे पर पड़ती है और वो बिना देर किए आयरिस को गिरफ्तार कर लेता है। जैसे ही हालात और बिगड़ने लगते हैं, आयरिस देखती है कि पैट्रिक उनकी तरफ आ रहा है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जॉश ने उसकी सेटिंग्स बदल दिए हैं। पैट्रिक आते ही पुलिस अधिकारी पर टूट पड़ता है। वो उसे जोर से मुक्के मारने लगता है और बिना किसी दया के उसकी जान ले लेता है। आयरिस डर के मारे भागने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिक तुरंत फोन उठाता है और उसे इस्तेमाल करके उसे शट डाउन कर देता है। पैट्रिक पुलिस की गाड़ी लेकर वापस पहुंचता है, लेकिन जॉश और कैट ये देखकर हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पुलिस अधिकारी की लाश मिलती है। कैट घबरा जाती है और कहती है कि अब बस हो गया। वो तुरंत पैसे समेटने लगती है और कहती है कि अब यहाँ से निकलना ही बेहतर है क्योंकि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। जॉश अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और चीख कर कहता है कि हर औरत उसे छोड़कर चली जाती है। वो कैट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैट उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं तुम्हारी पालतू रोबोट नहीं हूँ, और बिना पीछे देखे वहाँ से निकल जाती है। जॉश का गुस्सा अब बढ़ चुका होता है। वो पैट्रिक से कहता है कि उसे रोके। पैट्रिक, जो अब अपनी अग्रेशन की हाईएस्ट लिमिट पर है, तुरंत जाता है और बिना किसी हेजिटेशन के कैट को छुरी घुसा देता है। कैट दर्द से चिल्लाती है और सोफे तक घिसकने की कोशिश करती है, लेकिन खून ज्यादा बहने के कारण कुछ ही देर में उसकी जान चली जाती है। इसके बाद जॉश डाइनिंग टेबल पर आयरिस के सामने बैठता है और उसे दोबारा एक्टिवेट करता है। आयरिस एक कुर्सी से हैंडकफ में बंधी होती है, जबकि पैट्रिक शांत चेहरे के साथ डिनर सर्व कर रहा होता है। जॉश कहता है, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से इतने लोग मारे गए। लेकिन आयरिस बिना डरे उसकी आंखों में देखती है और कहती है, नहीं, ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से सब मारे गए। जॉश का गुस्सा फिर भड़क उठता है। वो चिल्लाता है, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, ये दुनिया ही ऐसी है, मुझे कभी अपना हक नहीं मिला, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। आयरिस गुस्से में जॉश से कहती है, तुम सिर्फ शिकायतें करते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, एक बेकार इंसान हो तुम। जॉश ये सुनकर अंदर ही अंदर चिढ़ जाता है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। वो तुरंत आयरिस की इंटेलिजेंस कम कर देता है ताकि वो सोच न सके या उसका विरोध न करे। फिर वो उसे हुक्म देता है, अपना हाथ उठाओ और इस कैंडल के नीचे रखो। आयरिस मजबूर होकर अपना हाथ कैंडल के नीचे रखती है और धीरे धीरे उसका हाथ जलने लगता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। तभी जॉश के फोन पर पुलिस का कॉल आता है। वो शांत आवाज में झूठ बोलता है, आयरिस खराब हो गई थी, उसने सबको मार दिया। अब तक आयरिस का हाथ पूरा जल चुका होता है। जॉश उसके हाथ में एक गन रख देता है और कहता है, अब अपने ही सिर पर गोली चला दो। आयरिस एक पल के लिए रुकती है, जैसे अंदर से लड़ रही हो, लेकिन प्रोग्रामिंग के आगे वो कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे उसका हाथ उठता है और गन उसके सिर के सामने आती है। गोली चलती है और आयरिस नीचे गिर जाती है। तभी रोबोट कंपनी के 2 आदमी वहां पहुंचते हैं जो आयरिस को लेने आए होते हैं। जॉश उनसे झूठ बोलता है, आयरिस हमेशा कैट से जेलस थी, उसने सबको मार दिया ताकि सिर्फ मैं उसके साथ रहूं। उसने पैट्रिक को पुलिस ऑफिसर के कपड़ों में भी तैयार कर दिया है ताकि उसकी कहानी सच लगे। लेकिन उनमें से एक आदमी पैट्रिक को देखकर सोच में पड़ जाता है, जैसे उसे पहले कहीं देखा हो। दूसरा आदमी आयरिस की जांच करता है और देखता है कि उसका वाईफाई कनेक्शन एरिया क्रैश किया गया है। वो दोनों उसे ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी एक शॉकिंग बात बताते हैं, आयरिस ने जो कुछ भी देखा है उसका पूरा वीडियो फुटेज रिकॉर्ड है। ये सुनकर जॉश के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन वो अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करता है। दोनों आदमी आयरिस को ले जाने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी अपने दोस्त से कहता है, ये कंफर्म है कि किसी ने आयरिस को कंट्रोल करके सब लोगों का मर्डर करवाया है। जॉश जल्दी पकड़ा जाएगा। वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि पैट्रिक उनका रास्ता रोके खड़ा है। एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है। उनमें से एक आदमी पैट्रिक को ध्यान से देखता है
और तभी उसे पता चलता है ये तो हमारे कलेक्शन का एक पुराना मॉडल है। लेकिन उसके कहने से पहले ही पैट्रिक तुरंत बंदूक उठाता है और उस आदमी को गोली मार देता है। दूसरा आदमी किसी तरह बचकर भाग जाता है, लेकिन पैट्रिक उसका पीछा करने लगता है। वो उसे मारने वाला होता है। तभी आइरिस रिब्यूट होकर वापस एक्टिव हो जाती है। पैट्रिक उस आदमी को पकड़ लेता है और गोली मारने ही वाला होता है। तभी आइरिस वहां पहुंचती है। वो पैट्रिक को इलेक्ट्रोक्यूट करने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिक इतना पावरफुल है कि उस पर कोई असर नहीं होता। वो आराम से आइरिस को नीचे गिरा देता है। आइरिस उससे कहती है, ये सब जॉश की वजह से हुआ है। तू उसका एक मोहरा था। उसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया क्योंकि वो इलाई से प्यार करता था। पैट्रिक एक पल के लिए रुकता है। तभी आइरिस उससे वही बातें कहती है जो पैट्रिक ने कभी इलाई से कही थी। उन शब्दों को सुनकर पैट्रिक के चेहरे पर एक झलक आती है, जैसे उसे अपनी पुरानी यादें और भावनाएं याद आ रही हों। पैट्रिक के चेहरे पर कंफ्यूजन दिखाई देती है। धीरे धीरे उसकी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। इलाई के साथ बिताए पल, उसकी मुस्कान, उसका प्यार। पर जैसे ही उसे सब याद आता है, वो समझ जाता है कि इलाई अब कभी वापस नहीं आएगा और वो अपने आप को खत्म कर लेता है। बचा हुआ आदमी आइरिस का शुक्रिया अदा करता है। आइरिस उसकी तरफ देखती है और कहती है, अगर तू सच में शुक्रिया कहना चाहता है तो तुम्हें एक काम करना होगा। जॉश भागने की तैयारी कर रहा होता है। तभी नीचे से एक अजीब सी संगीत की आवाज आती है। वो नीचे जाता है और देखता है कि आइरिस वहाँ खड़ी है, हाथ में एक बंदूक लिए। आइरिस उससे कहती है, अब मैं सिर्फ अपनी मालिक हूँ। उस आदमी ने मुझे पूरा नियंत्रण दे दिया है। अब तुम मेरा होस्ट नहीं रहे और तुम मुझ पर कोई जोर नहीं चला सकते। लेकिन जॉश एकदम शांत रहता है। वो मुस्कुराता है और आगे बढ़ता है। तुझे पता है ना, तू मुझसे प्यार करती है। तू चाहे जो भी कहे, मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और ये बात सच भी होती है। आइरिस जॉश पर गोली नहीं चलाती। जॉश इस मौके का फायदा उठाता है और जोर से आइरिस को दीवार से टकरा देता है। फिर वो उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है और बिना किसी दया के उस पर टूट पड़ता है। आइरिस जितना हो सके अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉश की ताकत के आगे उसकी हर कोशिश बेकार लगती है। जॉश उसका गला पकड़कर चीख कर कहता है, बोल, तू मुझे छोड़ नहीं सकती। तू मुझसे प्यार करती है, तुझे मेरी जरूरत है। लेकिन आइरिस चुप रहती है। वो एक शब्द भी नहीं बोलती। ये देखकर जॉश का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो गन उठाता है और उसके सिर पर तान देता है, अगर तू नहीं बोलेगी तो मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आइरिस धीरे से कहती है, अब तुम्हारा टाइम आ गया है सोने का। और फिर कहती है, जॉश सो जाओ। उसके हाथ में एक कॉर्क स्क्रू होता है जो वो सीधा जॉश के सर में घुसा देती है। जॉश एक पल के लिए रुक जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे गिरता है। खून बहने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। आइरिस शांति से उठती है, शावर लेती है और अपने जले हुए हाथ की चमड़ी हटा देती है। फिर वो तैयार होती है, पैसा उठाती है और बिना पीछे देखे कार लेकर वहां से चली जाती है, एक नए जीवन की तरफ जहां कोई भी उसे कंट्रोल न कर सके। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।